सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू द जेईई एडवांस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। और यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं थर्मल प्रॉपर्टीज एंड थर्मोडायनामिक्स। ये अपना पार्ट 4 वीडियो है। सारे सवाल जो कि जेईई एडवांस 2020 में हमसे पूछे गए थे वो यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं। वी हैव ऑलरेडी डन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जहाँ पे हमने 2016, 17, 18 एंड 19 के सवाल देख रखे हैं। ठीक है, इसमें आपको टोटल 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे विच अकाउंट्स फॉर 23 मार्क्स। तो आप समझ सकते हैं इसका वेटेज, इसका इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है। ठीक है, और इसके अलावा हम लोगों ने जितने भी और टॉपिक्स किए हैं, चाहे वो आपका एडवांस पीवाईक्यूज हो या फिर आपका एडवांस प्रॉब्लम सीरीज हो, सभी एक प्लेलिस्ट में है। उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। एट द सेम टाइम अगर आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी इसमें वीक है, स्पेशली इन योर चैप्टर थर्मोडायनामिक्स, तो आप ज़रूर से इसका कॉन्सेप्ट वीडियो देख सकते हो। उसका लिंक भी आपको नीचे दिया हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये अपना सबसे पहला क्वेश्चन है। 2020 में आपसे जितने भी सवाल पूछे गए थे वो सवाल थोड़े से हटके हैं। क्या तो सवाल के कॉन्सेप्ट थोड़े से हटके हैं या फिर उसमें जो कैलकुलेशन है थोड़ा सा इंटेंसिव है। ठीक है, सो दिस इज़ वन ऑफ दोज क्वेश्चन जहाँ पे आपको अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट लगने वाला है। सवाल में क्या बोलता है, स्फेरिकल बबल इनसाइड वाटर हैज़ अ रेडियस कैपिटल आर। ठीक है, टेक द प्रेशर इनसाइड द बबल एंड द वाटर प्रेशर टू बी पी नॉट। द बबल नाउ गेट्स कंप्रेस्ड radially in an adiabatic manner so that its radius becomes r minus a, right? जहाँ पे हमको कहता है जो चेंज इन रेडियस आया है, राइट, स्मॉल a, वो बहुत बहुत छोटा है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ द बबल, राइट। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इन द प्रोसेस। सो बेसिकली हमको वर्क डन निकालना है इन द प्रोसेस और हमें उसकी एक इक्वेशन दे रखी है जहाँ पे हमें x की वैल्यू बतानी है। ये सब सवाल आपको न्यूमेरिक टाइप सवाल है, यानी कि इंटीजर आंसर होगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है। डेसिमल के साथ भी आंसर आ सकता है। ठीक है, ओके, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। तो ये आपके सामने सिचुएशन है। पहले आपका जो बबल है उसका रेडियस कैपिटल आर था। बाहर में जो आपको लिक्विड है, ठीक है, उसका प्रेशर पी नॉट है, राइट। सो वी कैन बेसिकली अज्यूम कि इसके सराउंडिंग का प्रेशर तो नहीं चेंज होने वाला है। ठीक है, अंदर का प्रेशर पहले पी नॉट था, लेकिन फिर ये बबल थोड़ा सा कंप्रेस हुआ है तो आपका अंदर का जो प्रेशर है वो आपको थोड़ा सा इंक्रीज हुआ होगा। बट क्योंकि आपका जो डायमेंशन चेंज हुआ है, आपका जो वॉल्यूम में चेंज आने वाला है, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी स्मॉल, बिकॉज आपका रेडियस ही बहुत छोटा चेंज हुआ है। यानी कि आपका जो प्रेशर में भी चेंज आया होगा वो कोई खास नहीं, वो भी छोटा सा ही चेंज आया होगा। अ डीपी चेंज, वी कैन से लाइक दैट कि एक डीपी चेंज आया है, राइट। अच्छा है, अब इस सवाल को भी लेके थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी रहा है, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सरफेस टेंशन को लेके भी एक आप इसके ऊपर भी डिस्कशन कर सकते हैं, बट फॉर दिस सेशन वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट सरफेस टेंशन कि क्या उसमें इशू यहाँ पे हो सकता है। वी आर स्ट्रिक्टली गोइंग टू हिट हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ठीक है, जेईई ने इसको एक आंसर दिया था, इस सवाल को बोनस में नहीं डाला था, तो जो आंसर दिया था वही आंसर हम लोग यहाँ पे भी देखते हैं कि किस तरीके से उसको अप्रोच करके लाया जा सकता है। बढ़िया है, तो यहाँ पे हमने क्या माना है कि जो सराउंडिंग का प्रेशर है पी नॉट वो तो कांस्टेंट रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, जो आपका सराउंडिंग है वो इस पे इस तरीके से प्रेशर लगा रहा होगा। सो बेसिकली वर्क डन बाई दी लिक्विड, सराउंडिंग लिक्विड इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, राइट। लेकिन अगर हम लोग बात करें वर्क डन बाई द गैस, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे वर्क डन बाई द गैस, तो गैस का जो वर्क डन होगा वो तो नेगेटिव होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंदर में जो आपका गैस है उसका वॉल्यूम डिक्रीज करने वाला है। सो वर्क डन बाई गैस इज गोइंग टू बी नेगेटिव। अगर इसी चीज़ को हम लोग एक ग्राफ के थ्रू समझे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका प्रोसेस कुछ ऐसा रहा। अगर हम यहाँ पे गैस का जो प्रोसेस है हमें यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस बोलता है, तो आप देख सकते हैं शुरुआत में आपको वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा था, फिर बाद में आपको एक डीवी वॉल्यूम का चेंज आया होगा। बढ़िया है, शुरुआत में गैस का जो प्रेशर है वो पी नॉट है और बाद में जो प्रेशर हो जाएगा वो पी नॉट प्लस डीपी हो जाएगा, उसमें एक डीपी प्रेशर का चेंज आने वाला है। ठीक है, अब हमसे जब यहाँ पे ये बोलता है फाइंड दी वर्क डन इन द प्रोसेस, फाइंड द वर्क डन इन द प्रोसेस, राइट। हमसे ये नहीं बोला है कि वर्क डन बाय द गैस और वर्क डन बाय द लिक्विड। सो बेसिकली हमसे टोटल वर्क डन पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन बाय द गैस प्लस वर्क डन बाय द लिक्विड।
राइट नाउ वर्क डन बाय द गैस इज गोइंग टू बी नेगेटिव। और अगर हम उस चीज़ को ग्राफिकली समझे तो एरिया अंडर द ग्राफ, ये जो आपको ब्लू शेडेड पोर्शन है ना, ये बेसिकली आपको हो जाएगा वर्क डन बाय द गैस। ये हो गया वर्क डन बाय द गैस। और आप देख सकते हैं वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है तो ये नेगेटिव आने वाला है, ठीक है। अच्छा, अगर हमसे कोई पूछेगा कि सर व्हाट इज द वर्क डन बाय द लिक्विड, राइट, सो प्रेशर ऑफ द लिक्विड सराउंडिंग इस दिस बबल इज कांस्टेंट पी नॉट, राइट। यानी कि जो आपका वर्क डन बाय द लिक्विड होने वाला है वो तो सिंपली प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम आने वाला है, विच इज बेसिकली एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, राइट। यानी कि टोटल वर्क डन जो हो रहा है, क्या आपको समझ में आ रहा है कि वो सिर्फ ये वाला एरिया होगा, यानी कि ये वाला एरिया, ये जो पिंक वाला एरिया है, सिर्फ यही आपका बेसिकली आंसर होने वाला है ना। टोटल एरिया, उसमें से हमें ये रेक्टेंगल के एरिया अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दे तो जो आपको ये एरिया बचने वाला है वही हमारा होगा वर्क डन बाय दी प्रोसेस, यानी कि गैस प्लस लिक्विड, गैस प्लस लिक्विड। समझ में आ गई मेरी बात। तो अगर हम उस चीज़ के ऊपर अब एक्ट अपॉन करें, सो बेसिकली हमारा जो रिजल्ट होने वाला है वो सिर्फ इसके कारण होगा, इस एरिया के कारण, इस एरिया के कारण, ठीक है। अब यहाँ पे एक और हमें छोटा सा अजम्पशन लेना है विच इज़ लॉजिकल, राइट। कोई लॉजिकल अजम्पशन नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एरिया होगा ना, ये जो एरिया होगा, आप क्योंकि ये जो चेंज इन प्रेशर है वो बहुत छोटा है, चेंज इन वॉल्यूम भी बहुत छोटा है, तो ये जो कर्व्ड लाइन है हम इसे बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन की तरह अज्यूम कर सकते हैं, विच मीन्स ये आपको एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हो जाने वाला है। और हमसे क्वेश्चन में भी क्या पूछा गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन। हालांकि ये भी जो एरिया आएगा वो आपको नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन हमसे मैग्नीट्यूड पूछा गया है तो हम सिंपली यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड लिख रहे हैं। दिस इज द एल्टीट्यूड, दिस इज द बेस एंड हाफ, क्योंकि हम इसे ट्राइंगल की तरह ट्रीट कर रहे हैं। इसीलिए आपने जब बहुत जगह सोल्यूशन देखा भी होगा तो वहाँ पे उन्होंने प्रेशर का मीन लिया हुआ है। सो दिस इज द प्रॉपर लॉजिक बिहाइंड इट कि आप इसे इस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। अब बेसिकली हमें इसको सॉल्व करना है, हाफ इंटू डी वी इंटू डी पी। जहाँ तक बात डी पी की है, उसे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अंदर का जो आपका प्रोसेस है वो है तो एडियाबैटिक, यानी कि पी वी गामा इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, तो आप यहाँ पे जानते हैं अगर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, सो वी आर गोइंग टू गेट डी पी बाई डी वी इज इक्वल टू माइनस गामा पी अपॉन वी, राइट, माइनस गामा पी अपॉन वी। सो बेसिकली डी पी को हम लिख सकते थे माइनस गामा पी बाई वी इंटू डी वी, राइट। ऑब्वियसली हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की ही चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। सो इसे यहाँ पे पहले तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये आपको हो जाएगा हाफ इंटू डी वी मल्टीप्लाइड बाई डी पी की जगह हम यहाँ पे लिख रहे हैं गामा पी बाई वी इंटू डी वी। अच्छा, नाउ व्हाट इज़ डी वी बाई वी, व्हाट इज़ डी वी बाई वी, उस पर हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखिए आपका जो वॉल्यूम है वो है बेसिकली 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे अगर हम लोग डी वी बाई वी करें तो ये आपको आ जाएगा 3 डी आर बाई आर। इसी चीज़ को यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए तो आपको कितना हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी हाफ इंटू डी वी को भी तो आप लिख सकते हो ना, व्हाट इज़ गोइंग टू बी योर डी वी, वो भी लिख लो। यहाँ से आप डी वी को लिख सकते थे 3 डी आर बाई आर इंटू वी बेसिकली, और रादर अगर यहीं पे हम लोग लिखे डी वी बाई डी आर तो ये मेरा हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। सो डी वी को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर मल्टीप्लाइड बाई गामा पी बाई वी मल्टीप्लाइड बाई, और रादर डी पी बाई डी वी, दिस डी वी बाई वी बेसिकली ये अपना कितना है, यहाँ पे है 3 डी आर बाई आर। बस अब इसी चीज़ को आप थोड़ा सा और डिसेंट तरीके से लिख देते हैं, ये अपने को हो जाएगा 3/2, दिस इज़ योर 3/2। यहाँ से आपका एक आर और ये वाला स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, सो वी हैव 4 पाई आर, दिस इज़ योर 4 पाई आर, दिस इज़ योर गामा इंटू पी इज़ नथिंग बट योर इनिशियल प्रेशर विच इज़ योर पी नॉट, राइट। यहाँ पे भी आपका डी आर है, यहाँ पे भी आपका डी आर है। डी आर बेसिकली क्या है, डी आर ही तो आपका स्मॉल ए है ना, चेंज इन द रेडियस, तो ये बेसिकली आपको हो गया ए स्क्वायर। अगर आप इसको देखें तो ये
आपका मैच हो जाएगा। आपको ये गामा को यहाँ से निकाल देना चाहिए, इस गामा को यहाँ से हटा के यहाँ पर डाल दीजिए। अब आप इसको कंपेयर करें अपने गिवन इक्वेशन के साथ, तो 4 पाई पी नॉट मैच हो रहा है, r इंटू ए स्क्वायर मैच हो रहा है, यानी कि जो आपका x है दैट इज नथिंग बट 3/2 गामा, यानी जो मेरा x है वो 3/2 गामा है, एंड गामा की वैल्यू हमको दे रखी है 41/30। सो दिस इज योर 10, 41/20 इज व्हाट, this is going to be how much, 2.05, and this was the answer in your answer key, 2.05। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस सवाल को अटैक कर सकते थे। तो ये अपना सेकंड क्वेश्चन है और ये भी थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। तो सवाल में हमसे क्या बोलता है, एज शोन स्कीमेटिकली इन द फिगर 2 वेसल्स कंटेन वाटर सॉल्यूशंस एट टेम्परेचर T, राइट, टेम्परेचर दोनों तरफ सेम है और पोटेशियम परमैंगनेट है उसके अंदर, और कॉन्सेंट्रेशन जो है यहाँ पे KMnO4 का वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू यहाँ वाला, ठीक है, N1 इज मोर देन N2, और यहाँ पे N1 N2 नंबर ऑफ मोल्स ऐसा कुछ नहीं है, ये आपको, और इसी में बच्चे ज़्यादातर फंसते हैं, दिस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है ये, एंड डेल्टा N इज गिवन बाई N1 माइनस N2 विच इज मच मच स्मॉलर दैन N1, ठीक है। When they are connected by a tube of length L and cross section area S, KMnO4 starts to diffuse from left to right vessel through the tube, which is pretty obvious। यहाँ पे आपको ज़्यादा concentration है तो ये आपको left to right ही flow करने वाला है। Consider the collection of molecules to behave as a dilute ideal gas, very important point, which means हमारा यहाँ पे केस थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। यहाँ पे हम प्रेशर PV is equal to nRT इक्वेशन यूज कर सकते हैं, एंड द डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर इन द टू वेसल्स कॉजिंग द डिफ्यूजन, द स्पीड V of the molecule is limited by the viscous force minus beta V on each molecule। आपको जब यहाँ से लेफ्ट राइट मॉलिक्यूल फ्लो कर रहा है तो एवरी मॉलिक्यूल पे आपको जो विस्कस फोर्स लग रहा है वो है आपको बीटा इंटू V। इस विस्कस फोर्स के कारण जो स्पीड है दैट इज लिमिटेड टू V, right? Neglecting all the terms of the order delta n power 2, which of the following are correct? और K भी आपका है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है, R अपॉन एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने फिगर बना हुआ है। सबसे पहले तो क्या कीजिए, ये जो आपका सिलेंड्रिकल रीजन है ना, सिर्फ इसी को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि इसका यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। अब आप बात को समझिए, हम लोग मान लेते हैं कि आपका यहाँ पे जो प्रेशर है वो P1 है और यहाँ पे जो प्रेशर है वो P2 है। क्वेश्चन में हमसे साफ साफ कहता है कि इस प्रेशर डिफरेंस के कारण ही आपको फ्लो किया है। द फोर्स कॉजिंग द मॉलिक्यूल्स टू मूव अक्रॉस द ट्यूब इज दिस मच, राइट। तो अगर आपका लेफ्ट साइड प्रेशर P1 है तो यहाँ पे कुछ फोर्स लग रहा है, यहाँ पे आपको कुछ फोर्स लग रहा होगा। दिस फोर्स इज P1 इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया, P2 इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया। तो हम कह सकते हैं जो आपको यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स है दैट इज इक्वल टू बेसिकली P1 माइनस P2 इंटू S, राइट। डिफरेंस होगा इन दोनों फोर्स का। अब यहाँ पे हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो P1 को हम क्या लिखेंगे, nRT बाई V, लेकिन यहाँ पे N1 सिंबल ऑलरेडी यूज्ड है। N1 इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स के लिए N1 प्राइम का इस्तेमाल कर लेते हैं, N1 प्राइम RT अपॉन वॉल्यूम माइनस N2 प्राइम RT अपॉन वॉल्यूम इंटू S, ठीक है। नाउ N1 प्राइम इज योर नंबर ऑफ मोल्स, वो आपको मोल्स है, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ मोल्स है हम इसको क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज बेसिकली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ध्यान दीजिएगा यहीं पे आपको की पॉइंट है, अपॉन एवोगाड्रो नंबर। ये आपको होता है N1 प्राइम, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे N1 प्राइम के नीचे एक वॉल्यूम भी था। तो अगर हम इस तरीके से चीज़ों को लिख दे, ये आपका एवोगाड्रो नंबर है, इसको कोई क्रॉस सेक्शन एरिया मत समझ लेना, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो ये चीज़ क्या है, व्हाट इज दिस थिंग, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन V1, यही तो आपको N1 है। सो बेसिकली हम इस चीज़ को ये जो आपका N1 प्राइम अपॉन V1 है हम उसे लिख सकते थे बेसिकली N1 अपॉन एवोगाड्रो नंबर, N1 अपॉन एवोगाड्रो नंबर RT माइनस N2 अपॉन एवोगाड्रो नंबर RT इंटू S, ठीक है। एंड व्हाट इज R अपॉन एवोगाड्रो नंबर,
बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो ये आपको हो गया ऐसा, देखिए इतना, माइनस ये आपको इतना हो गया, और बाहर में तो आपको S है। अगर हम यहाँ से बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर को बाहर निकाल दे तो N1 माइनस N2 आपका हो जाता है डेल्टा N। तो ये आपको बेसिकली हो गया डेल्टा N इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया, एंड दिस इज इंडीड योर ऑप्शन नंबर ए, मैच कर रहा है, बढ़िया है। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी के बारे में। फोर्स बैलेंस इम्प्लाइज दिस मच। सो बेसिकली क्या है, शुरुआत में हमको सवाल में कह रहा है कि जो स्पीड है दैट इज लिमिटेड ड्यू टू द विस्कस फोर्स, ड्यू टू द विस्कस फोर्स। तो आप देख सकते हैं बेसिकली आपको फोर्स बैलेंस करना है। नेट फोर्स टुवर्ड्स राइट साइड कितना था, हमने अभी अभी सॉल्व किया है, ये आपको फोर्स आ रहा है राइट साइड, दिस इज योर डेल्टा एन के बी टी एस, राइट। और यहाँ पे जो आपको मॉलिक्यूल्स है, उन मॉलिक्यूल्स पे आपको बेसिकली एक विस्कस फोर्स लग रहा है, यानी कि लेफ्ट डायरेक्शन में आपको टोटल विस्कस फोर्स कितना लगा होगा, ये दोनों आपको बराबर होना चाहिए, विच विल मीन कि नेट फोर्स 0 है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द टोटल विस्कस फोर्स, द पॉइंट इज दैट एक मॉलिक्यूल पे इतना फोर्स लगता है। तो सबसे पहले हमको ये पता करना होगा कि यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है इस सिलेंड्रिकल रीजन में। अब आप ये भी समझिए कि लिक्विड जो है यहाँ पे आपको लेफ्ट से राइट फ्लो कर रहा है, यानी इसके अंदर जो भी होगा वो N1 ही होगा, वो N1 ही होगा, इसके अंदर N2 नहीं पाया जाएगा। बात क्लियर है एकदम। सो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा, N1 इंटू वॉल्यूम विच इज S इंटू L, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और एक मॉलिक्यूल पे लगता है इतना फोर्स, सो बीटा इंटू V, बीटा इंटू V, बढ़िया है। अब यहाँ पे देखिए आपका S और S तो कट जाएगा, सो दिस इज डेल्टा N के बी टी इज इक्वल टू, लेट मी राइट इट प्रॉपरली अ लिटिल बिट, के बी टी इज इक्वल टू N1 L बीटा इंटू V। इज इट मैचिंग? यस, तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका सही हो गया, ठीक है, बढ़िया है। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गोइंग अक्रॉस द ट्यूब पर सेकेंड इज हाउ मच, राइट। प्रति सेकेंड यहाँ से कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको जा रहा है, और ये बेसिकली आपसे इनिशियल कंडीशन पे ही पूछा गया है, ठीक है, ये भी यहाँ पे ध्यान रखना है, इनिशियल कंडीशन पे ही पूछा गया है। समय शून्य पे आपको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गोइंग अक्रॉस द ट्यूब पर सेकेंड कितना है, पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, आपको ये पता है कि जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, वो हमको v दे रखा है, क्रॉस सेक्शन एरिया हमको s दे रखा है, बात समझ में आ रहा है। सो v इंटू ए बेसिकली आपको क्या हो जाएगा, अगर हम लोग v इंटू एस करेंगे तो ये बेसिकली यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड, और अगर हम लोग इसको N1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेसिकली फिर आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड। सो बेसिकली आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, N1 V इंटू एस। सो बेसिकली सी पार्ट का आंसर हो जाएगा सिंपली N1 V इंटू एस। लेकिन हमें इस पूरे ऑप्शन में वेलोसिटी तो दिया नहीं है, तो यहाँ से वेलोसिटी को उठाओ, इस इक्वेशन से आप वेलोसिटी को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो N1 इंटू एस, और V की जगह हम यहाँ पे लिखने वाले हैं डेल्टा N बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर डिवाइडेड बाई N1 L इंटू बीटा, राइट, बीटा, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो आपका N1 और N1 ख़त्म हो जाएगा, और हमें बस इसके साथ इसको मैच करवाना है। सो आप देख सकते हैं डेल्टा N बाई L तो अपना आ रहा है, फिर अपना बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर बाई बीटा भी मैच हो रहा है, और अंत में आपका एक S यहाँ पे बच जाएगा, विच मीन्स ये भी आपका सही ऑप्शन है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन, रेट ऑफ मॉलिक्यूल्स गेटिंग ट्रांसफर्ड थ्रू द ट्यूब डज नॉट चेंज विथ टाइम। ऐसा तो होना ही नहीं है। आप देखिए जैसे जैसे ये आपको फ्लो करेगा, N1 जैसे जैसे आपको राइट साइड जाएगा, डिफरेंस बिटवीन देम N1 माइनस N2, राइट, डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सेंट्रेशन इज गोइंग टू गो डाउन। तो डेल्टा N जो है आपका वो बेसिकली डिक्रीज करेगा, और यही आपका है ना, यही तो है आपका रेट ऑफ मॉलिक्यूल फ्लो, राइट, विच मीन्स ये आपको इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर A B C आर करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल अपना थर्मोडायनेमिक्स का एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देख के जरूर से बच्चों को भी राहत मिला होगा। नाउ कंसीडर 1 मोल ऑफ हीलियम गैस इनक्लोज इन अ कंटेनर एट इनिशियल प्रेशर P1 एंड वॉल्यूम V1। वो पहले एक्सपैंड करता है आइसोथर्मली
टू वॉल्यूम 4v1, फिर एडियाबैटिकली एक्सपैंड करता है टू वॉल्यूम 32v1। हमसे बेसिकली रेशियो ऑफ वर्क डन पूछ रहा है ऑफ आइसोथर्मिक एंड एडियाबैटिक। तो आपको बेसिकली फॉर्मूलाज आना चाहिए। यहाँ पे फिर भी आपके कंफर्ट के लिए ग्राफ मैंने बना दिया है, तो आप देख सकते हैं पहले आपका प्रोसेस आइसोथर्मल है, फिर आपका प्रोसेस एडियाबैटिक है। ठीक है, अच्छा, तो जहाँ तक बात है वर्क डन इन द केस ऑफ आइसोथर्मल, अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, यहाँ पे कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा। इस केस में आपको फॉर्मूला होता है NRT लॉग फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। तो यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम आपका 4v1 है और इनिशियल वॉल्यूम आपका v1 है। सो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको log 4 है, और log 4 को हम लिख सकते हैं 2 log 2, राइट। तो ये आपको हो जाएगा 2 NRT log 2 where T इज द टेम्परेचर। ये आपको एक आइसोथर्मल प्रोसेस था। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पे भी तो टेम्परेचर T ही होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आइसोथर्मल था, लेकिन इस पॉइंट पे टेम्परेचर कुछ और ही होगा, तो हम लोग इसको बोल देते हैं T प्राइम। जहाँ तक बात है वर्क डन इन द केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, दैट इज नथिंग बट योर NR डेल्टा T which is nothing but T prime minus T अपॉन 1 माइनस गामा। ठीक है, अच्छा सर गामा कितना है? आपको ये एक हीलियम गैस है, मोनो एटॉमिक गैस है, तो आपका गामा कितना हो जाएगा 5/3। ठीक है, अच्छा ये आपका है NR। अब हमें T प्राइम नहीं चाहिए, तो आप T प्राइम इन टर्म्स ऑफ कैपिटल T निकाल सकते हो। आपका यहाँ से यहाँ जो प्रोसेस है वो एडियाबैटिक है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में TV गामा -1 इज ऑलवेज कांस्टेंट। सो लेट अस यूज इट ओवर हियर। आगे बढ़ने से पहले इसको करो, अपने पास क्या है TV गामा -1 इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं T4v1 गामा -1 which is 5/3 minus 1 which is 2/3 is equal to T प्राइम 32v1 2/3। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए आपका v1 तो कट जाएगा एंड यू आर गोइंग टू बी लेफ्ट विथ T प्राइम इज इक्वल टू T 1/32 2 to the power 3। सो क्यूब रूट किया तो ये आपका, अच्छा कुछ तो गड़बड़ हुआ, अच्छा यहाँ पे 4 भी था, सॉरी यहाँ पे आपको 4 भी है। सो 4 को भी इससे अगर हम लोग कट करेंगे तो यहाँ पे 8 बचेगा, तो 8 का क्यूब रूट हो जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो यानी कि ये हो गया आपको T/4। बढ़िया, अब इस चीज़ को यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। सो T प्राइम की जगह आप लिखोगे यहाँ पे T/4 माइनस T डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा विच इज़ नथिंग बट योर 5/3। तो यहाँ से आपका वर्क डन इन द केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस क्या हो रहा है फाइनली, दिस इज इक्वल टू, ऊपर में आपको आने वाला है -3T/4, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस होने वाला है। सो इवेंचुअली आपको हो जाएगा 3T/4, ये आपको हो जाएगा NR डिवाइडेड बाई नीचे आपको होने वाला है 2/3। ठीक है, तो ये आपको हो गया है 9 NRT डिवाइडेड बाई नीचे आपको हो जाएगा 8। अब क्या है, अब बस डिवाइड करो। सो जब आप डिवाइड करोगे तो आपको कितना आने वाला है, आइसोथर्मल है आपका 2 NRT log 2 डिवाइडेड बाई दिस फेलो, दिस इज योर NRT, और ऊपर में एक 8 भी आ जाएगा। सो ये अपना NRT ख़त्म, ये आपको हो जाएगा कितना 16/9 log 2। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बेसिकली इसको डिवाइड करना होगा, तो 16/9 करना है, और यहाँ पे आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर लिखना था, तो थोड़ा सा प्रिसाइज लिखना होगा। यहाँ पे आप इसमें कंजूसी नहीं कर सकते, राइट। सो 9 8 से नहीं 9 7 से जाएगा। सो व्हेन यू विल डू इट, नो आपको ये आने वाला है 1.78 आपको ये आ रहा है। ठीक है, सो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 1.78। व्हेन यू सी द आंसर की, उन्होंने जो आंसर की में लिखा है दैट इज योर 1.77 से लेके 1.79, राइट, यानी 1.77, 1.78 एंड 1.79, इसमें से कोई भी अगर बच्चे ने एंटर किया है तो उसका आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द 4th क्वेश्चन। अच्छा, ये जो सवाल है, इस सवाल को हमने सेपरेटली एक वीडियो में हैंडल करा है और उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, ये सवाल को फाइनली जेई ने बोनस कंसिडर किया था। ठीक है, ओके, नाउ लेट अस गेट इनटू थर्मल प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5th है और ये थर्मल प्रॉपर्टीज से आपको पूछा गया था।
काफ़ी कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट में दम नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन ही है इसके अंदर। सवाल को पढ़ लेते हैं। द फिलामेंट ऑफ अ लाइट बल्ब हैज़ अ सरफेस एरिया, और साथ ही साथ डायग्राम भी देखते चले। तो आपके सामने यहाँ पे बेसिकली एक फिलामेंट है, राइट, और उसका जो सरफेस एरिया है हमें दे रखा है 64 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, और इस फिलामेंट से बेसिकली 100 मीटर दूर पे एक ऑब्जर्वर है। ये ऑब्जर्वर का जो आँख है ना, आइस, उसका रेडियस हमें बोलता है कि इतना मान लो, 3 × 10⁻³ मीटर्स इसका रेडियस मान लो, ठीक है। अच्छा है, और क्या क्या बोलता है? द सरफेस टेम्परेचर, द टेम्परेचर ऑफ दैट फिलामेंट इज 2500 केल्विन, एमिटिंग रेडिएशंस लाइक अ पॉइंट सोर्स व्हेन व्यूड फ्रॉम फार, राइट। और हमें स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वाइन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, ये सब कुछ हमें दे रखा है। 4 ऑप्शन है, हमको एक एक करके सबको चेक करना है। बढ़िया है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन की। हमसे बोलता है द पावर रेडिएटेड बाय द फिलामेंट इज इन द रेंज ऑफ 642 वॉट टू 645 वॉट। देख रहे हैं, बहुत नज़दीकी मामला दिया है। सो व्हाट इज पावर रेडिएटेड इन द केस ऑफ दिस situation? That power is equal to sigma EA T to the power 4, as simple as it is, right? Now what is sigma? Sigma की वैल्यू हमें दे रखी है 5.67 × 10⁻⁸, ठीक है। हमें ब्लैक बॉडी की तरह ट्रीट करने के लिए कहा गया था सवाल में, तो E की वैल्यू 1 हो जाएगी। सरफेस एरिया ऑफ दैट फिलामेंट इज गिवन बाई 64 × 10⁻⁻6, राइट, मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर का स्क्वायर, एंड सरफेस टेम्परेचर इज 2500 केल्विन। सो आप 2500 का भी पावर 4 करेंगे, एंड व्हेन यू सॉल्व दिस एंटायर थिंग यू आर गोइंग टू गेट योर आंसर एट 142 watt, which is not in this given range 642 and all. So this is basically your incorrect option, ठीक है। अच्छा है, अब इनको सॉल्व करने का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, है ना। बच्चे यहाँ पे सोचेंगे कि सर इसका कोई शॉर्ट ट्रिक बता दो। ये आपको प्रैक्टिस करना होगा, है ना, अपना मल्टीप्लिकेशन को इम्प्रूव करना होगा, अपने डिवीजन को, स्क्वायर को। इसीलिए मैंने पहले भी कहा है कि एटलीस्ट 50 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, राइट। एटलीस्ट आपको 20-30 तक का आपको अंडर रूट याद होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, रेडिएटेड पावर एंटरिंग इनटू द आई ऑफ द ऑब्जर्वर इज इन द रेंज ऑफ दिस। सो सबसे पहले तो समझना होगा कि कितना पावर इसके आंख में जा रहा है, वही हमसे यहाँ पे निकालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में हो तो यहाँ से बेसिकली आपको जो बल्ब है वो P0, इसको एक काम करते P0 बोल देते, ये आपको P0 पावर बेसिकली एमिट कर रहा है, और ये स्फेरिकल रीजन में एमिट कर रहा है, स्फेरिकल रीजन में एमिट कर रहा है। सो यहाँ पे जो आपको इंटेंसिटी पहुँचा होगा, इंटेंसिटी, वो इंटेंसिटी आपको कितना हो जाएगा? पावर अपॉन 4πd², ठीक है। ये d रेडियस का एक स्फीयर बना होगा, तो इतना इंटेंसिटी है। सो व्हाट इज द पावर रिसीव्ड बाय दिस आई? आई कितना पावर रिसीव किया होगा? इंटेंसिटी इनटू आँख का जो आपको एरिया हो जाएगा, और आँख को हमें एक सर्कल, एक डिस्क की तरह अज्यूम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। सो I0 आपका कितना है? P0 डिवाइडेड बाई 4πd² मल्टीप्लाइड बाई, ये आपको हो जाएगा πr²। तो यहाँ पे आप देखिए आपका जो पाई से पाई है वो तो आपको ख़त्म हो जाएगा। सो ये आपको आने वाला है P0r² डिवाइडेड बाई 4d², ठीक है। अब यहाँ पे देखिए P0 की वैल्यू कितनी आ रही है? 142, ऊपर हमने सॉल्व करा है। स्मॉल r बेसिकली आपको इतना है, यानी कि उसका स्क्वायर करेंगे तो 9 × 10⁻⁻6 हो जाएगा। 4 × d, यानी d आपका कितना है? ये तो आपको 100 मीटर है, यानी 10⁴ है। ये आपको बहुत ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। व्हेन यू सॉल्व इट यू आर गोइंग टू गेट 3.2 × 10⁻⁸ वॉट, एंड दिस इंडीड लाइज इन द गिवन रेंज। हमें जो रेंज दिया है वो 3.15 से लेकर 3.25 है। सो ये आपको एक सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी हमसे बोलता है द वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज दिस मच। वाइन्स डिस्प्लेसमेंट का एक कॉन्सेप्ट है, लैम्डा mt इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एंड दैट कॉन्स्टेंट इज योर दिस वाइन्स डिस्प्लेसमेंट कॉन्स्टेंट b, राइट। तो हमें यहाँ पे बेसिकली
ये पूछा गया है, सो आपको b बाई टी करना है चुपचाप। b की वैल्यू हमको दे रखी है 2.9 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई टेम्परेचर इज 2500. दिस इज योर 2500, राइट? नाउ व्हेन यू सॉल्व दिस यू आर going to get this value exactly 1160 nanometers, right? ये आपको by the way यहाँ पे हमने डायरेक्टली यहाँ पे नानोमीटर में लिखा है, आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको मीटर्स में आने वाला था। हमने डायरेक्टली यहाँ पे आंसर ही लिखा है कि ये हाँ मैच कर रहा है, ठीक है? अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर डी की। टेकिंग द एवरेज वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन टू बी दिस मच, हमसे बोलता है कि जो एवरेज रेडिएशन है ना, एवरेज वेवलेंथ है ऑफ द एमिटेड रेडिएशन, उसको इतना मान लो 1740 नैनोमीटर। द टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स एंटरिंग पर सेकेंड इनटू वन आई ऑफ द ऑब्जर्वर इज इन द रेंज ऑफ इतना। तो एक फोटोन का एनर्जी कितना होता है? एक फोटोन का एनर्जी आपको हो जाएगा hc बाई लैम्डा, और यहाँ पे जो लैम्डा है हमको एवरेज लैम्डा पकड़ना है। ये एक फोटोन का एनर्जी है, और टोटल कितना एनर्जी उसके आँख में जा रहा है वो तो हमने सॉल्व किया था। इतना 3.2 इंटू 10 टू द पावर -8 जूल्स पर सेकेंड उसके आँखों में जा रहा है, ठीक है? दिस इज द पावर। और हमसे पूछा भी यही गया है, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स एंटरिंग पर सेकेंड। सो टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स एंटरिंग पर सेकेंड इज गोइंग टू बी हाउ मच? ये जो आपको टोटल एनर्जी पर सेकेंड है अपॉन एक फोटोन का एनर्जी कितना है, तो ये आपको हो जाएगा लैम्डा ऊपर में इतना डिवाइडेड बाई hc। अब बस आपको इस चीज़ को सॉल्व करना है। p की वैल्यू हमारे पास है, दिस इज योर 3.2 इंटू 10 टू द पावर -8 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा एवरेज हमें दे रखा है, दिस इज योर 1740 इंटू 10 टू द पावर -9 डिवाइडेड बाई h की वैल्यू 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8। ये पूरा को आप जब सॉल्व करेंगे तो ये अगेन इस रेंज में आपको लाई करता हुआ मिलेगा, ठीक है? आप जब सॉल्व करेंगे इसको तो आपको आने वाला है 2.8 इंटू 10 टू द पावर 11। इसको सॉल्व करने से आपको इतना आएगा विच लाइज इन दिस रेंज। एंड अगेन आई एम सेइंग इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आप जब अभी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो सो डोंट यूज़ कैलकुलेटर, राइट? तभी आपका ये कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि नहीं मैं इसको सॉल्व कर सकता था, ठीक है? चलिए, ओके, सो आई होप आपको ये वाला पूरा पोर्शन, ये पूरा पार्ट समझ में आ गया है हमने इसको कैसे किया है। नाउ लेट अस मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। दिस अगेन इज अ क्वेश्चन फ्रॉम थर्मल प्रॉपर्टीज, रेडिएशन और थोड़ा बहुत यहाँ पे कैलोरीमेट्री को मिक्स है, राइट? सो अ कंटेनर विथ 1 kg ऑफ वाटर, यहाँ पे आपको बेसिकली 1 kg ऑफ वाटर है, इन इट इज़ केप्ट इन सनलाइट, राइट? सो बेसिकली यहाँ से आपको सन की जो है रेडिएशन जो है इस पर फॉल करने वाली है, विच कॉजेज द वाटर टू गेट वार्मर देन द सराउंडिंग्स, राइट? द एवरेज एनर्जी पर यूनिट टाइम per unit area received due to the sunlight is this much, right? So basically कितना एनर्जी इसको मिल रहा है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, वो बेसिकली 700 वाट अपने को दे रखा है पर मीटर स्क्वायर, एंड इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द वाटर ओवर एन इफेक्टिव एरिया ऑफ 0.05 मीटर स्क्वायर, राइट? तो हम ऐसा मान सकते हैं कि ये जो आपको एरिया है ना जहाँ पे आपको एनर्जी एब्जॉर्ब होने वाली है वो है 0.05 मीटर square. Assume that the heat loss from the water to the surrounding is governed by Newton's laws of cooling. The difference in the temperature of water in the surrounding after a long time will be how much? After a long time. After a long time का मतलब है कि steady state अचीव हो चुका है, यानी कि वाटर का टेम्परेचर फिक्स हो चुका है। तो मान लेते हैं कि वाटर का जो टेम्परेचर है वो T है और सराउंडिंग का T0 है, ठीक है? तो आपको तो ये बात पता होना चाहिए ना कि न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग से हमारे पास जो इक्वेशन आता है दैट इज योर dt बाई dt इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट ही हमें सवाल में दे रखा है, राइट? टेक कांस्टेंट फॉर न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग टू बी दिस मच, c इंटू डेल्टा टी, और डेल्टा टी ही हमसे पूछ रहा है। डेल्टा टी क्या है? बेसिकली t माइनस T0, डिफरेंस इन द टेम्परेचर्स, और स्टेडी स्टेट पे ये चीज़ कांस्टेंट है, यानी दिस डेल्टा टी इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, सी तो अपना कॉन्स्टेंट है ही,
ठीक है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, स्टेडी स्टेट का मतलब है कि जितना हीट ये एब्जॉर्ब कर रहा है सनरेज से, उतना ही हीट ये बेसिकली इफेक्टिवली रेडिएट भी कर रहा होगा, ठीक है ना। लॉस ऑफ एनर्जी फ्रॉम दिस वाटर इज गिवन बाई Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T, लेकिन हम डिफरेंशियल फॉर्म में देख रहे हैं, सो dQ बाई dt इज इक्वल टू MS dt बाई dt, and this dt by dt is nothing but your C delta t, right? So this is your loss, ये आपका बेसिकली लॉस है, इतना लॉस हो रहा है ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस, राइट। लेकिन जितना लॉस हो रहा है ना, उतना ही बेसिकली ये एब्जॉर्ब भी कर रहा होगा, तभी तो टेम्परेचर फिक्स्ड है, राइट। डेल्टा टी आपका तभी तो फिक्स्ड है। अब कितना ये एब्जॉर्ब कर रहा है, तो हम एट स्टेडी स्टेट ये लिख सकते हैं ना कि योर हीट गेन्ड पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू योर हीट लॉस पर यूनिट टाइम। नो व्हाट इज योर हीट गेन्ड पर यूनिट टाइम, ध्यान से देखिए, तो 700 वॉट पर मीटर स्क्वायर है, 700 वॉट पर मीटर स्क्वायर है, तो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0.05 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपको हो गया है अब वॉट में। और राइट साइड में आपका ये होने वाला है, दिस इज़ योर लॉस MS C डेल्टा T। हमसे क्वेश्चन में डेल्टा T पूछा गया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 700, एंड व्हाट इज 700 इंटू 0.05, दैट इज़ योर 35 डिवाइडेड बाई योर MSC, M is 1, specific heat of water is given as your 4200 and C is given as your 0.001. So this is nothing but your 35 divided by 4.2, so nothing but something like this, right? तो ये आपको हो जाएगा 7576, this is your 25 by 3 and this is your 3824, 8.33. So 8.33 is your correct answer। और आप जब आंसर की देखेंगे तो अगेन इसको एक रेंज में दिया गया है, आंसर की में दिया हुआ है 8.32 से लेके 8.34, यानी 8.32, 8.33, 8.34, ये तीनों में से कोई भी आंसर अगर आपने एंटर किया है तो आपका आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। हालांकि हमारा आंसर आ रहा है 8.33। ओके, सो आई होप आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ में आया है, राइट, और ये आपके प्रिपरेशन को थोड़ा सा और बूस्ट देगा। चलिए हम लोग मिलते रहेंगे और वीडियोज़ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट दैट बेल आइकन, बाय बाय।